अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस एथिक्स MGT 610 का असाइनमेंट नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने असाइनमेंट की जानिब। इस असाइनमेंट में जो एक आर्टिकल आपको दिया गया है जिसका नाम है बिज़नेस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। इस आर्टिकल को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने LMS में। आप LMS को ओपन करेंगे, उसके अंदर MGT 610 बिज़नेस एथिक्स का जो कोर्स है उसके अंदर क्लिक करेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। एंड देन आप MGT 610 बिज़नेस एथिक्स के डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। कोर्स के डाउनलोड सेक्शन में सबसे एंड में आपको बिज़नेस एथिक्स स्प्रिंग 2022 असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से एक फ़ाइल दी हुई है, PDF फाइल। उसको आप डाउनलोड करेंगे एंड देन उसको ओपन कर लेंगे तो वो आर्टिकल है बिज़नेस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। अब इसके अंदर जो है वो 4 क्वेश्चन दिए गए। इस आर्टिकल को पढ़ के रेफरेंस बनाकर आपको फिर जवाब देने हैं ये 4 क्वेश्चंस के जो हमने पूछे हुए हैं। It is believed that the sustainable business practice need to be set within a framework of understanding of business ethics. Discuss why should sustainability to be introduced at organization level. अब ये बोल रहे हैं कि ये यकीन माना जाता है कि सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस जो है वो एक फ्रेमवर्क के अंदर सेट होनी चाहिए बिजनेस एथिक्स के। अब वो बोल रहे हैं कि आप इन्हें ये बताना है कि क्यों ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर। हम क्या करेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर कि हम एक पार्ट को रीड कर लेंगे एंड देन हम आर्टिकल पे मूव करेंगे और उसका आंसर मैं आपको गाइड करूँगा किस तरीके से आपने लिखना है, कौन कौन सा मटेरियल आर्टिकल के अंदर मौजूद है जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए, हमने पार्ट 1 रीड कर दिया, अब हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल है, ये आपको दिया गया है। ये बेसिकली जो है ये होटल से हॉस्पिटैलिटी स्टडीज़ को किया गया है और होटल मैनेजमेंट के ऊपर है ये। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें तो इसमें होटल मैनेजमेंट को कवर कर रही हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती हैं हमारे लिए, वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं यहाँ पे। जैसे कि पहले पार्ट का अगर आपने आंसर देखना है तो उसमें बोल रहे हैं एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। अब वहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे देखें, एनी डिस्कशन ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस नीड टू बी सेट विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये बोल रहे हैं कि अगर आपने बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाना है तो आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए बिजनेस एथिक्स के अंडरस्टैंडिंग का। उसके बाद बोलें सस्टेनेबिलिटी एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल विल बी इंट्रोड्यूस फॉर वन और मोर रीज़न। यानी कि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, वो दूसरा ये पूछ रहे थे कि भाई सस्टेनेबिलिटी क्यों इंट्रोड्यूस होनी चाहिए बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो बोल रहे हैं इसके एक और एक से ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं। अब आगे रीज़न बता रहे हैं, इट मे बी दैट ऑर्गेनाइजेशन लीडर हैव डीप कमिटमेंट टू सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस। जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं उनकी डीप कमिटमेंट होनी चाहिए सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस के साथ। एंड दिस कमिटमेंट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू ऑर्गेनाइजेशन मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। तो पहला जो पार्ट है उसका आंसर सिर्फ 2 मार्क्स का वो मांग रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ 2 मार्क्स चाहिए। तो ये जो डिटेल है इनफ है, इसको आपने अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट कर लेना है कि मिशन, ऑर्गेनाइजेशन मिशंस के बारे में बता देना है कि ऑर्गेनाइजेशन मिशन ऐसा होना चाहिए जिसमें बिजनेस एथिक्स को जो है वो नज़रअंदाज ना किया जाए, बिजनेस एथिक्स को देखते हुए मिशन बनाया जाए। ऑब्जेक्टिव्स उसके ऐसे हों कि बिजनेस एथिक्स को रखें, सबकी रिस्पेक्ट महफूज हो, यानी कि ह्यूमन रिस्पेक्ट हो और सारी चीज़ें हों, और उसके गोल्स जो हैं वो भी एज़ पर बिजनेस एथिक्स होने चाहिए। आप ऐसा मत करें कि आपने इतना पैराग्राफ रीड किया और उसके बाद आप आंसर बनाने चले गए पार्ट 1 का। ये आपको हेल्प करेगा, ये जो सेक्शन है दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पार्ट A। ठीक है, इसमें दोनों सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं कि फ्रेमवर्क क्यों चाहिए और क्या रीजंस होते हैं, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन आपने इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड देन आपने 1 बाय 1 तो करना है, क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि है क्या। ठीक है, जब आप पूरा रीड कर लेंगे तो आपको मदद मिलेगी अपने अल्फाज में आपने आंसर लिखना है। ये नहीं करना है कि यहाँ से सिंपल कॉपी उठा के वहाँ पर पेस्ट कर लिए तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर, मैनी राइटर यूज़ एथिक्स एंड मोरालिटी इंटरचेंजेबली। यानी कि बहुत से राइटर जो हैं वो मोरालिटी और एथिक्स को जो है वो गाहे बगाहे यूज़ करते हैं, या इन दोनों को इन्वर्स रिलेशनशिप में यूज़ करते हैं। या तो वो एथिक्स को यूज़ करते हैं या तो वो मोरालिटी को यूज़ करते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। डिस्कस व्हाट डिस्टिंक्शन फिशर एंड लोवेल मेड बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी एंड हाउ इट कैन इन्हेंस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस। यानी कि यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि बहुत से राइटर जो है एथिक्स और मोरालिटी दोनों का यूज़ करते हैं और गाहे बगाहे यूज़ करते हैं। अब फिशर एंड लोवेल, ये जो फिशर एंड लोवेल कोल हैं, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ठीक है, इन्होंने ये रिसर्च की है एंड देन इस पेपर को प्रोड्यूस किया। तो उसमें बता रहे हैं एथिक्स और मोरालिटी को उन्होंने कैसे डिस्टिंक्ट किया है, यानी कि इन दोनों में जो फ़र्क है वो आपने बताना है और ये बताना है कि किस तरीके से जो है ये सस्टेनेबल प्रैक्टिस को जो है वो इन्हेंस करते हैं। ये भी 2 मार्क्स का है, तो आपने इस मार्क्स को देखते हुए यहाँ पे आंसर लिखना है। सॉरी, यहाँ पे आपने इस मार्क्स को देखते हुए इसके आंसर लिखने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पार्ट 2 के आंसर के लिए। हम दोबारा आ गए हैं इस आर्टिकल की तरफ। अब ये देखें, यहाँ पर आ रहे हैं फिशर एंड लोवेल, 2012 में इन्होंने ये पेपर लिखा था।
अब यहाँ पे है द फर्स्ट डायमेंशन रिलेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी। सेम वही पॉइंट आ गया कि डिस्टिंक्शन एथिक्स और मोरालिटी क्या बताई। इन मैनी केसेस राइटर यूज द टर्म्स इंटरचेंजेबली, यानी कि दोनों टर्म में जो राइटर हैं वो इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। अब वो बता रहे हैं कि करंट बिजनेस कोड्स आर टिपिकली कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग ऑपरेटर डू नॉट हार्म टू क्लाइंट्स, यानी कि ये मेन चीज़ है। आप ये देख लें कि ऑपरेटर की वजह से या मैन्युफैक्चरर की वजह से कस्टमर को कोई नुकसान ना पहुँचे। यानी कि आप अगर एक मैन्युफैक्चरर हैं, कोई चीज़ बनाते हैं एंड देन उसको सेल करते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा नहीं हो कि उसकी वजह से आपकी जो क्लाइंट को है उसको कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हो, उसको सेफ्टी के खदशात हों या दूसरी चीज़ें हों, उससे नुकसान हो सकता है। ये एग्जाम्पल किसकी होती है? मोरालिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया मोरालिटी में जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना है जिसकी वजह से जो है आपके क्लाइंट को कोई नुकसान ना पहुँचे, या तो ऐसी प्रैक्टिसेस आपने करनी है कि आपके प्रोडक्ट्स की वजह से या आपकी किसी हरकत की वजह से आपके क्लाइंट को नुकसान ना पहुँचे। ये चीज़ें आती हैं मोरालिटी के अंदर। दूसरा क्या, एथिक्स ऑन द अदर हैंड इज़ मोर कंसर्न विद इंश्योरिंग गुड बिहेवियर। एथिक्स से मुराद जो है वो गुड बिहेवियर होता है। एथिक्स इज अ टर्म दैट कैन बी थॉट एज डेवलपमेंटल, यानी कि एथिक्स ऐसी चीज़ है जो कि डेवलप होती है वक्त के साथ साथ। ठीक है, वेयर इज़ मोरालिटी इज़ जजमेंटल, यानी कि मोरालिटी की बेस पे आप जो है जजमेंट दे सकते हैं, यानी कि फैसले कर सकते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ की प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है। लेकिन बिहेवियर जो है, ये गुड बिहेवियर जो है, ये इंसान अपने तौर पे आपका अगर एक अच्छा बिहेवियर है सारी चीज़ें, तो अच्छा मैसेज जाता है। देखिए, आप अक्सर औकात ये होता है कि आप अगर एक चीज़ आप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो आपने वो चीज़ ख़रीदनी है, आपने डिसाइड किया हुआ होता है, आप सर्च कर लेते हैं। लेकिन वहाँ जाके आप जब बैठते हैं और वहाँ के लोगों का अगर एटीट्यूड अच्छा है, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो आप अगर कोई और चीज़ भी लेनी होती है तो आप फिर भी वहाँ जाते हैं कि बोलते हैं अगर आपने शूज़ लेना है और एक शूज़ स्टॉल वाले ने आपको एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, आपने दोबारा अगर शूज़ लेना है तो आप उसी के पास जाओगे। तो ये चीज़ें जो हैं एथिक्स और मोरालिटी इस तरीके से इन्हेंस करती हैं। मोरालिटी में क्या आ गया कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए, उसकी वजह से आपके कंज्यूमर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और एथिक्स क्या होना चाहिए कि गुड बिहेवियर होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आप अपनी लैंग्वेज में जो है आसान ज़बान में इसको आप असाइनमेंट के अंदर लिख सकते हैं और इस पैराग्राफ से आप हेल्प ले सकते हैं। Morality usually involve the list of rules, code of practices and restriction on action that will harm the other. Ethics are, अब ये बता रहे हैं कि morality जो है, जो आम तौर पे जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कोड्स ऑफ प्रैक्टिस है। जैसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ये बनाया जाता है कि भाई आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। जैसे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है या एक अच्छी शॉप होती है जो एक फ्रेंचाइज होती है एक बड़े ब्रांड की, वहाँ जब आते हैं तो एक इंसान खड़ा होता है, वो आपके लिए गेट खोलता है, दूसरा इंसान आपको जी सर करके रिसीव करता है और वो आपको थ्रू आउट द डे पूरा हेल्प कर रहा होता है शॉप के अंदर कि हमारे पास ये प्रोडक्ट हैं। जिस प्रोडक्ट को आप उठाते हैं वो उसको आप अगर उससे नहीं भी पूछें तो वो आपको डिटेल बताना शुरू कर देता है कि ये ऐसी चीज़ें। वो क्यों करता है? क्योंकि उसका काम है, उसको ये बता दिया गया, उसके कोड एंड प्रैक्टिस हैं, उसको एक रूल्स बता दिए गए हैं कि आपने इस तरीके से करना है। और दूसरी चीज़ें जो हैं, और ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना जिसकी वजह से जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंच सके। ये मोरालिटी क्लियर हो गया यहाँ से। एथिक्स आर विच यू ऑफ डिज़ायरेबल वैल्यू दैट हेल्प पीपल टू डू गुड एक्शन, यानी कि एथिक्स वो चीज़ें हैं कि आपको एक चीज़ एक्शन अच्छे से करने को बता रही है। अब ये है कि मोरालिटी में आपने बता दिया कि भाई आपने कस्टमर को ग्रीट करना है, उसको लेकर आना है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी, लेकिन आपने उसको एथिक्स नहीं दिए तो वो क्या करेगा? वो ऐसे ही बता रहा होगा कि मुंह में पान चल रहा होगा या इस तरीके की चीज़ें होंगी, अजीब से उसने कपड़े पहने हुए होंगे और वो सर करके बात नहीं कर रहा होगा और वो आपसे बड़े बुरे तरीके से जैसे उसका दिल कर रहा होगा बात कर रहा होगा। तो एथिक्स एंड मोरालिटी ये दोनों एक साथ चलती हैं। तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट है इन्हेंस करने के लिए आपकी बिज़नेस कैपेबिलिटी को। तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक सिंपल सी डिटेल आपने देनी है। इससे जो हमने रीड किया आपको आइडिया हो गया होगा, तो आप इसमें दे सकते हैं। 2 मार्क्स का है, इतनी ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। द सेकंड डायमेंशन इन द ग्रिड डिवाइस्ड बाय फिशर एंड लोवेल रिलेट टू डायमेंशन कवरिंग राइट एंड रॉन्ग एंड लीगल एंड इलीगल एक्शंस डिस्कस। अब ये बता रहे हैं कि फिशर एंड लोवेल्स ने एक के अंदर कवर किया है राइट एंड रॉन्ग सेक्शन को और लीगल और इलीगल एक्शन को, इसको आपने डिस्कस करना है। अब यहाँ पे देखें, ये दिखाया हुआ है द सेकंड डायमेंशन इन द ग्रिड डिवाइस्ड बाय फिशर एंड लोवेल रिलेट टू डायमेंशन कवरिंग राइट एंड रॉन्ग एंड लीगल एंड इलीगल एक्शंस। राइट एंड रॉन्ग रेफर टू मोरल और एथिकल एक्शन वाइल लीगल एंड इलीगल एक्शन रिलेट टू एक्शन इन रिलेशन टू रिलेवेड लीगल कोड्स। अब यहाँ पे आ गया कि राइट एंड रॉन्ग जो है वो लीगल और इलीगल एक्शन हो सकते हैं और ये रेफ़र करते हैं मॉरल एथिकल एक्शन को, और लीगल इलीगल एक्शन रिलेट करते हैं एक्शन को जिसमें आपके ऊपर केसेस वगैरह हो सकते हैं या लीगली आपको भुगतना पड़ सकता है। एक रिस्ट्रिक्शन और एक फोर्सफुली आपसे कोई काम करवाया जा सकता है। लीगली अगर आप कुछ काम गलत करते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लॉ होता है जो आपको रोकता है। अब इसमें जो है यहाँ से लेके और ये यहाँ तक,
ये जो है ये सारे इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 1 के 1, 2, 3 और पेज नंबर 2 के ये वाला पैराग्राफ। तो ये टोटल 4 पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है। आइए 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला जो आ रहा है, एक्शन दैट आर गुड एंड लीगल बट नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि एक्शंस जो हैं वो गुड हैं और लीगल हैं, लेकिन एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर कि भाई आपने ये करने ही करना है। अब यहाँ पे बता रहे हैं, गिवन द आइडियोलॉजी ऑफ मैनी कॉर्पोरेशन दैट डिफाइन देयर ड्यूटी एज टू इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू, यानी कि शेयर होल्डर वो होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट बनाती है तो शेयर्स की प्राइस ऊपर जाती है एंड देन उसको रिटर्न में एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेशन का जो मेन मकसद होता है सिर्फ शेयर होल्डर जो इन्वेस्टर हैं उसकी वैल्यू को बढ़ाना होता है, लेकिन बहुत से बिजनेस मैनेजर जो हैं वो बिलीव करते हैं कि ऐसा नहीं है। वो ये भी कंसिडर करते हैं कि हमारी दूसरी ड्यूटी भी है स्टेक होल्डर की, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारे वर्कर हैं, जो स्टाफ्स हैं, उनकी वजह से ही हम ऊपर जा रहे हैं, तो उनकी बेटरमेंट के लिए भी हमने कुछ ना कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में सोचते रहें, उससे क्या होगा, हमारा स्टाफ डिमोटिवेट हो जाएगा एंड देन एक वक्त आएगा कि आपका प्रॉफिट नीचे जाना शुरू हो जाएगा, या तो फिर आपसे मेन पावर जो है वो मूव होकर दूसरी जगहों पे जाने चली जाएगी जहाँ पे स्टाफ को अच्छी इन्वायरमेंट मिल रही होगी, अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे जो फिशर एंड लोवेल है वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो इसका आप थोड़ा सा लिख सकते हैं उसके अंदर। एक्शन देट आर बैड एंड इलीगल, अब उस यहाँ पे गुड एंड लीगल एक्शन की बात हुई, अब यहाँ पे बैड और इलीगल एक्शन की बात हो रही है, यानी कि हाई प्रोफाइल केसेस इन टाइम शेयर सेक्टर फॉर एग्जांपल वेयर परचेजर हैव बीन गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसका सेम ये है कि आप जो है एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास करें अपने कस्टमर की जानिब, यानी कि आप एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा देखते हैं। हमने बिजनेस एथिक्स का एक लेक्चर में एडवर्टाइजमेंट को कवर किया, उसमें क्या होता है, एडवर्टाइज़र जो है वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुँचाता है जिससे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती और प्रोडक्ट में वो फीचर होते ही नहीं है जैसे कि पोर्ट्रे किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो उसमें क्या होता है, अगर आप इस तरीके के एक्शंस दोगे, इस तरीके की फीचर्स बताओगे, तो बहुत से कस्टमर ऐसे भी होते हैं वो रिपोर्ट कर देते हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट को, ऐसा प्रूफ या जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की होती है उसको लीगल सबूत बना के आपके खिलाफ पेश करते हैं। तो इसमें क्या है कि ये सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने नहीं प्रोवाइड करनी, ये एथिकली भी रॉन्ग है और झूठ बोलना वैसे ही बुरी बात है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये है एक्शन देट आर लीगल बट बैड, यानी कि जो एक्शन लीगल हैं लेकिन वो गलत हैं, जिसमें क्या है कि भाई एक कानूनी तौर पर जायज़ हैं लेकिन वो एक्शन एथिकली गलत हैं, यानी कि इखलाकी तौर पे गलत हैं। हम बिजनेस एथिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें यह बात हो रही है कि इखलाकी तौर पे ये चीज़ें गलत हैं। This category is the one most likely to involve business and management decision because they relate to these fundamental issues about obligation of the shareholder, employer, supplier, community, in some cases being economy with the truth. Although falling short of telling lies either does affect misleading the customer, cover up for it myself decision to pay employees low wages। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं तो उसमें इस तरीके से किया जाता है कि बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेती हैं, यानी कि आपके यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ मौजूद है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप एम्प्लॉयज़ को रख लेते हैं, डेली वेजेस के ऊपर एम्प्लॉय को आप रख लेते हैं। तो ये लेबर लॉ से वगैरह रिलेटेड चीज़ें हैं कि उसमें ट्रिक्स करती हैं ऑर्गेनाइजेशन कि एक कुछ ख़ास, यानी कि 30% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो परमानेंट वर्कर बनाते हैं और 70% जो मेन पावर है उसको मूव करते रहते हैं, यानी कि डेली वेजेस पे चलाते रहते हैं और उनको कुछ अर्से बाद छुट्टियां दे देते हैं एंड देन उनको दोबारा हायर करके बिल्कुल न्यू प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि उनको परमानेंट नहीं करते। उससे क्या होता है कि उनके बोनसेस और दूसरे पर्क्स एंड बेनिफिट जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बचा लेती हैं और उसको ऐड कर देती हैं शेयर होल्डर की इनकम में। अब ये लीगल है, कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ वगैरह मौजूद है, हमारी बदकिस्मती है जिसकी वजह से वर्कर्स को जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें भी लिख सकते हैं। एक्शन दैट आर गुड बट इलीगल, अब वो एक्शन जो कि अच्छे हैं लेकिन इलीगल हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड एक्शन दैट मे बी मोरली गुड बट इलीगल, यानी कि अखलाकी तौर पे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वैसे ये बुरे हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग apartheid in South Africa, several US and British firms took that view that it was their global duty to adhere equal opportunity policies and broke the South African law promoting black and colored worker and providing equal employment right। यानी कि अब ये आप मिसाल दी जा रही है साउथ अफ्रीका की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, यानी कि रेसिज्म आपने सुना होगा अमेरिकन कंट्रीज़ वगैरह में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। पिछले दिनों में ये वाक़या सुनने में आए थे, अक्सर औकात टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पर ये वाक़यात आ रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि साउथ अफ्रीका जो कि एक ब्लैक कंट्री है, ब्लैक से मुराद ये है कि वहाँ पे ब्लैक लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। जब यूएस फर्म्स वहाँ पर जाती थी उनका लीगल फॉर्म क्या था कि आपने जो है वो ब्लैक लोगों को या साउथ अफ्रीकन लोगों को जॉब ज़्यादा देनी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देनी एज़ कम्पेयर टू जो गोरे लोग हैं उनके मुकाबले में। अब उसमें क्या होता था कि गोरे लोग अगर उनकी अच्छी भी वो सारी चीज़ें होती थी तो लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती थी क्योंकि लॉ के मुताबिक जो है वो प्रोमोटिंग ब्लैक करना है आपको एज़ कम्पेयर टू कलर्ड पीपल। तो यहाँ पे ये है कि भाई एक्शन दैट आर गुड बट इलीगल,
कि भाई अच्छा काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो इलीगल है एज़ पर देयर कंट्री के मुताबिक। तो ये चीज़ें सारी आप लिख सकते हैं पार्ट सी के अंदर। पार्ट 4 जो है ये आपने इस आर्टिकल से मुझे इतनी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इसके ऊपर, या मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी, इस वजह से मैंने खुद से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आप उसको लेते हुए या उसको रेफरेंस बनाकर आप अपनी वर्डिंग्स में, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप उसको सेम कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा आर्टिकल से, आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है एंड देन ये आपकी हेल्प करेगा। Many companies establish ethics program to have protection against ethical misconducts. In your opinion, what should be the key ingredient for successful ethical management? यानी कि बहुत सी कंपनीज जो हैं वो एथिकल प्रोग्राम लेकर आती हैं कि भाई मिसकंडक्ट वगैरह इशू करती हैं। आपके ओपिनियन में की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी कि वो कौन से एलिमेंट है जिनको फॉलो किया जाए तो आप सक्सेसफुली एथिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन दिया है कि 3-4 चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट है, इंटीग्रिटी है, कस्टमर फोकस है और पैशन है। इन चीज़ों को लेते हुए आप काम कर सकते हैं। रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर बिल्डिंग अ बिजनेस यू नीड टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड सराउंड योरसेल्फ विद पीपल यू कैन रिस्पेक्ट। यानी कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने रिस्पेक्ट करनी है सबसे पहले अपनी, और उसके बाद आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट डजंट मीन यू कैन फ्लाई ऑन ऑटो पायलट। ऐसा भी नहीं है कि आप अगर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे लोगों की तो इसका मतलब है कि ऑटो पायलट पे आपका बिज़नेस लग जाएगा और वो तरक्की ही करता रहेगा। While you can assume your people will do their job as well as they can, they do need coaching, training and direction. But respect and trust make it easier for you to avoid micromanaging them. यानी कि वो बोल रहे हैं कि आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कोचिंग देनी पड़ेगी, क्या काम करवाना चाह रहे हैं उसके लिए उनको लीड करना पड़ेगा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब वो रिस्पेक्ट की यहाँ क्यों बात कर रहे हैं कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक बच्चे को भी इज़्ज़त नहीं देंगे तो इन द रिटर्न वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर आप एक अच्छे अखलाक से पेश आएंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की ही करेंगे आप अपने बिज़नेस में। तो रिस्पेक्ट जो है वो मेन फैक्टर है और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है। इंटीग्रिटी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू अवॉइड साउंडिंग प्रीचे और पेरेंटल, डू नॉट लाई, स्टील और चीट। यानी कि आप बिल्कुल ईमानदारी से काम करें, इंटीग्रिटी से काम करें, झूठ मत बोलें, धोखाधड़ी मत करें। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, मेक योर वर्ड योर बॉन्ड एंड ऑलवेज स्टैंड बाय योर वर्ड। यानी कि जो कमिटमेंट करें उस पर खड़े रहें। ऐसा नहीं कि आपने अगर कस्टमर से कमिटमेंट की है कि भाई इस तारीख को, फला डेट को या फला टाइम पे हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर देंगे और आप नहीं दे पाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है आपके ऊपर। व्हेन यू आर रॉन्ग ऑन अप टू इट मेक गुड ऑन द डील, ट्रीट अदर एज यू वुड वांट टू बी ट्रीटेड। यानी कि दूसरों को इस तरीके से ट्रीट करें जैसे कि आप खुद चाहते हैं कि वो आपको ट्रीट करें। उसके बाद थर्ड पार्ट है कस्टमर फोकस। अ कंपनी इज़ नथिंग इफ़ इट डज़ नॉट हैव कस्टमर्स। यानी कि ये तो सिंपल सी बात है, अगर कस्टमर्स नहीं है तो कंपनी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मोर टू द पॉइंट, इफ़ अ कंपनी डज़ नॉट प्रोड्यूस व्हाट पीपल वांट एंड विल पे फॉर, देयर इज़ नो पॉइंट टू दैट कंपनी। यानी कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो चीज़ लोग चाह रहे हैं और जिसके लिए वो पैसे दे रहे हैं, अगर वो चीज़ें आप उनको ना प्रोवाइड कर सकें तो फ़ायदा नहीं है आपकी कंपनी का। फोकस ऑन योर कस्टमर, रीइंफोर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू मार्केट योर डिसीजन अफेक्ट योर पीपल, योर इन्वेस्टर, योर पैटर्न, अल्टीमेटली योर कस्टमर। यानी कि आप जो भी डिसीजन लेंगे उससे आपको डिसीजन लेते हुए ये सोचना चाहिए कि आपके जो अपने लोग, जो एम्प्लॉयज़ आपके काम कर रहे हैं वो, उसके बाद जो शेयर होल्डर्स हैं आपके, वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी में, आपके पार्टनर्स और अल्टीमेटली आपके कस्टमर जो हैं, ये सब लोग जो हैं हिट होंगे आपके डिसीजन से। सर्विंग ऑल ऑफ दिस पीपल इज़ पार्ट ऑफ योर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि आपकी ये इखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप एक इंसान ने एक कंपनी खोली और आप माशाल्लाह अगर आपका अच्छा बिज़नेस तरक्की कर गया है इंशाल्लाह, और आपकी कंपनी के अंदर 50 से 60 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उनके लिए आपकी एक इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। उनकी फैमिलीज़ आपकी वजह से, यहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशन से वो वेजेस पा रहे हैं, उससे जाके उनकी फैमिली को वो अपने सर्व करते हैं और अपने घर का चूल्हा जलाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। सेलिंग योर कस्टमर शॉर्ट ऑन नॉट ओनली रिस्क कंप्रोमाइजिंग योर एथिक, इट आल्सो रिस्क द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ योर कंपनी। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छी चीज़ें नहीं देंगे और अपनी अखलाकियात पे समझौता कर लेंगे, उनसे झूठ बोलेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, कस्टमर की नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, कस्टमर की जो थॉट्स हैं आपके बारे में, जो एक्सपेक्टेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर पूरा नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी ना सिर्फ रिस्क में आ जाएगी बल्कि लॉन्ग टर्म ज़्यादा देर तक आपकी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फोर्थ चीज़ है पैशन। ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन आर कंप्राइज्ड ऑफ पीपल हु हैव पैशन फॉर व्हाट दे आर डूइंग। यानी कि जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके जो लोग होते हैं वो एक जज्बे के तहत काम करते हैं। दीज आर द पीपल हु आर वर्किंग फॉर द थ्रिल एंड चैलेंज, नॉट मेयरली पुटिंग टाइम टू कलेक्ट अ पे चेक। यानी कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पैशन होता है, जहाँ लोगों के अंदर जज्बा होता है, जहाँ पे उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, बिजनेस एथिक्स की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, वहाँ पे जो लोग हैं एक जज्बे के तहत काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ आते हैं और बोलते हैं थोड़ा सा टाइम गुजर जाए और एंड में जो है हमें हमारी सैलरी मिल जाए।
दे आर एक्साइटेड ड्रिवन एंड बिलीव दैट देयर वर्क एंड एफर्ट कैन मेक अ डिफरेंस, यानी कि वो बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं और वो काम करते रहते हैं और उस जज्बे से काम करते हैं कि उनकी जो काम से है कुछ वैल्यू एडिड हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके बदले में उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है तरक्की करे। वो ये जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की, उनकी तरक्की जुड़ी है ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की से, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी वो भी तरक्की करेंगे। तो गाइस ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि असाइनमेंट का एक आइडियल सोल्यूशन दूँ। तो काइंडली अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको ये हाईलाइटेड आर्टिकल जो है ये प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, और दूसरा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। एंड देन इंशाल्लाह मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी वो करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।